न किसी निर्दोष को मारिए, न डराइए, न धमकाइए, लेकिन साथ में लाइन जोड़ता हूं, और ना ही किसी के ऊपर हथियार उठाइए। लेकिन अगर किसी पागल ने यह तय कर लिया है कि वह आपको बंदूक से और तलवार से मारेगा, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की इजाजत देती है कि आपको अपनी जान की रक्षा करने के लिए प्रतिकार करने का अधिकार है। जब हम नहीं रहेंगे, जब सामने वाला हत्या कर देगा, तो यह आदर्श किस काम आएगा? आपके आने वाले वंशज पूछेंगे, जब आप ही समाप्त हो गए, जब मानवता ही समाप्त हो गई, तो इस आदर्शवाद को क्या चाटोगे? इसलिए मंत्रों का जवाब मंत्रों से दीजिए, तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। लेकिन अगर कोई तलवार से डराता है, तो छत्रपति महाराज की तलवार भी आपके पास है, उसका इस्तेमाल करें। यह कोई भड़काने वाली बात नहीं है कि किसी को भड़काया जा रहा हो। या तो यह देश की कोर्ट मुझे बता दे कैसे में क्या करेंगे। जज साहब के पास ब्लैक कैट कमांडो ना हो और आतंकी आ जाए, तो क्या वो फैसला सुनाएंगे उसे कोर्ट में? ये तर्क करेंगे, कहेंगे वकील लेके आओ, मैं सुनता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंडा खोल रखा है। बड़े बड़े 18-18 कमरों में रहेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसको बताएंगे नहीं। एक जज जाएगा तो दूसरे का अपॉइंटमेंट करके जाएगा। भाई, एक आईएएस आदमी को बनने में जीवन निकल जाता है उसका, एक प्रमोशन लेने में उसके 10 इम्तिहान होते हैं। एक नेता 5 लाख से लेके 22 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, तब उनके बीच में से जीत के आता है, इतनी धूल फांकता है। लेकिन जज साहब, जाने वाले जज आने वाले जजों को अपॉइंट कर जाते हैं। आधा कोई चचा है, कोई ताऊ है, कोई नाना है, कोई बाबा है। लेकिन वो उस एमएलए को और उस एमपी को कोर्ट में बुला करके लताड़ सकते हैं, आईडी को लताड़ सकते हैं। और इतने ज्यादा प्रोएक्टिव आजकल हो गए हैं कि जज साहब ये कह रहे हैं कि भारत की संसद में बहस के दौरान विपक्ष को ज्यादा समय नहीं मिल रहा। आप संसद से ऊपर है क्या? कौन है आप? भगवान है क्या? क्योंकि आपके बारे में बात होगी तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। आपका दिन आया क्योंकि आप महान हैं, तो भारत देश के प्रधानमंत्री को मारने वाले, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के चिगड़े कर दिए, वो देश का प्रधानमंत्री था। किसी का पिता, किसी का पति हो सकता है, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री पहले था। जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की, वो लोग जेल में थे। लेकिन जज साहब का अपना एजेंडा है। उन्होंने कहा साहब इतने लंबे समय तक ये जेल में रहे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। आप पूरे भारत में भारत की क्या छवि बनाना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को आके कोई मार दे, भारत की सत्ता को खत्म कर दे और उसका मारने वाले को 20 साल बाद छोड़ दिया जाए? आप भारत को इतना एक्सपोज कर रहे हैं, इतनी सॉफ्ट स्टेट बना के रखा है आपने भारत को। लेकिन एक तरफ उनका पाखंड यह है, वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि कैसे ग्लूकोज का 4 रुपए का, पूरी दुनिया में मानवता यही भारत में नजर आ रही थी। किसी को सऊदी अरब नजर नहीं आता है मानवता, जहां गला काटा जाता है जुमे के बाद। वहां मदर टेरेसा पैदा नहीं होती, सब भारत में ही पैदा होते हैं। उसने एक आदमी जो भारत के आदिवासियों की उनका मत बदल रहा था, उनको लालच देकर के उनका परिवर्तन कर रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने आग लगा दी और वो आदमी मर गया। शुद्ध कन्वर्जन कर रहे थे वो लोग। उसके साथ में एक भीड़ थी, एफआईआर में लिखा हुआ है भीड़ द्वारा। उस आदमी को 30 साल से जेल में है। जज साहब को उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसे उसके पिता के मरने पे, उसको मां के मरने पे 1 दिन की पैरोल नहीं मिली। और राजीव गांधी के मारने वालों को आपने रिहा भी कर दिया और उनको सर्टिफिकेट भी बांट दिया। और उस वक्त की सरकार ने उस ग्रैहम स्टेन की पत्नी को पद्मश्री दिया, क्योंकि दिल्ली में एक महारानी बैठी थी कि एजेंडा उसी का पूरा हो रहा था। आप नहीं बोले,
इस देश में एक भी आवाज उठी कभी दारा सिंह के लिए? वो क्यों नहीं रिहा हो सकता? उसी एजेंडे के तहत सनातनी हिंदू समाज को अपने अंदर झांकना चाहिए। एक एजेंडे के तहत रात के 2 बजे दिल्ली से टेलीफोन किया जाता है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और क्योंकि जहां जहां हमारे साधु संत अपनी ताकत के तहत उस धर्मांतरण को, उस मतांतरण को रोक रहे थे, वो अच्छा नहीं लग रहा था दिल्ली में बैठी उस मायावी महिला को। रात के 2 बजे जयललिता को फोन किया गया और 2:30 बजे हमारे देश की सर्वोच्च, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पदवी, जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं, घसीट करके उसको अपने आश्रम से निकाला गया और उस पर आरोप लगाया गया कि इस 85 साल के आदमी ने बलात्कार किया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई भारत में। वो आदमी मर गया, ये किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि आप अपने स्वार्थों में लिप्त थे। और इसी से आपको पैरेलल एक घटना बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमी है और दूसरों में नहीं है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली राज्य में भी सरकार थी और केंद्र में भी थी। दिल्ली में एक बड़ी मस्जिद है जिसे सब जानते हैं। उस मस्जिद का एक इंचार्ज है, मालिक है, जो भी कह लीजिए, उसका नाम क्या है? अहमद बुखारी। उस अहमद बुखारी के ऊपर 65 FIR है, 65। दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट आदेश देती है कि इसे गिरफ्तार करिए। जानते हैं कि सरकारों ने क्या दबाव बनाया? पुलिस ने सरकार के दबाव में कोर्ट में यह लिख के दिया कि अगर हम इस आदमी को पकड़ेंगे तो दंगा हो जाएगा। शीला दीक्षित को गए हुए एक लंबा समय हो गया। आज तक ये जो काले कोट वाले जो है ना, ज्ञान देते हैं हर बात पे, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए, जलीकट्टू ठीक है कि नहीं ठीक है, शबरीमला में जेंडर जस्टिस है कि नहीं है, एक बार नहीं कहा कि इस गुंडे को पकड़ो, चाहे किसी कीमत पे पकड़ो, क्योंकि उनको मालूम है कि इस गुंडे को पकड़ने से पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। इसलिए इस देश की जुडिशरी भी डरती है। जिनसे डरना चाहिए, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर पूरा ज्ञान दे दिया उन्होंने कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ आग लगी हुई है। तो मैंने कहा, जज साहब, आप नुपुर शर्मा को तो आप कम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा तो भारत विभाजन के लिए भी जिम्मेदार है। अली मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या की भी वही जिम्मेदार है, उनकी बेटी फातिमा की भी जिम्मेदार हुई है। सब कुछ नुपुर के कारण बुरा हो गया, नहीं तो ये देश में तो दूध की नदियां बह रही थी। लेकिन ये चल रहा है हमारे यहां पाखंड, क्योंकि जो समाज है वो नहीं, उसको सही बात नहीं बता रहे।